हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लासिकल डायनामिक्स का 19th लेक्चर है और हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर को जानने के लिए हम स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो हमारा है, जब हम एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में मूव कर रहे हैं, रेस्ट फ्रेम से फ्रेम में मूव कर रहे हैं, तो कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई एंड बी कैसे होगा जब आप ऑब्जर्वर रेस्ट फ्रेम से मूविंग फ्रेम में, मूविंग इनर्शियल फ्रेम में मूव करता है, और वो रिजल्ट ही है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप ये देख सकें ये कैसे आता है। इसमें क्या प्रॉपर्टी आ रही है, देखिए। जो आप मूविंग फ्रेम में है वो बार से दिखा रहे हैं, जो रेस्ट फ्रेम में है वो विदाउट बार है। आपका जो मूविंग फ्रेम है वो रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में वी वेलोसिटी, वी यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है और एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है। ठीक है। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है फ्रेम का, उस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अनचेंज्ड है। एक्स डायरेक्शन में आपका मूविंग और रेस्ट में दोनों में सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वाई और जेड डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं। और चेंजेस भी ऐसे हो रहे हैं कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में लिंक्ड हो रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के टर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में आपको मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आ रहे हैं। ठीक है। और इसका मतलब ये, और ये टोटल कंपोनेंट कितने आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड के और 3 मैग्नेटिक फील्ड के, 6 कंपोनेंट आपके पास। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कौन इसको रिप्रेजेंट कर सकता है। 4 वेक्टर तो ये नहीं हो सकता क्योंकि 6 कंपोनेंट हैं। आप ई का अलग से 4 वेक्टर या बी का अलग 4 वेक्टर लेके हम तो काम नहीं कर सकते, कंडीशंस वैसी नहीं है। तो इसमें क्या है कि 6 कंपोनेंट हैं, ई और बी आपस में लिंक्ड हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सेकेंड रैंक का एंटी सिमेट्रिक टेंसर चाहिए। तो हम एक सेकेंड रैंक का एंटी सिमेट्रिक टेंसर एफ म्यू कंसिडर करते हैं, और चूंकि ये एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक है तो फॉर्म इस तरह से होगा। अगर सेकेंड रैंक का टेंसर लेंगे तो ये 4x4 का मैट्रिक्स बनता है, तो 16 कंपोनेंट होने चाहिए। लेकिन एंटीसिमेट्री की प्रॉपर्टी, एंटीसिमेट्री क्या होगा, अगर आप म्यू और न्यू के इंडिसेस को इंटरचेंज करेंगे तो एक नेगेटिव साइन आ जाता है। मैं एफ म्यू न्यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ न्यू म्यू। ठीक है। उस प्रॉपर्टी को आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका डायगोनल कंपोनेंट 0 हो जाएंगे, और डायगोनल के जो ऊपर 6 कंपोनेंट हैं सेम आपके विद नेगेटिव साइन नीचे कंपोनेंट आएंगे। मतलब आपके पास कितना हुआ, 16 अगर टोटल होता है एंटीसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी की वजह से, सिर्फ 6 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट आपके पास आ रहे हैं। ठीक है। अब टेंसर का डिफिनीशन आपको मैंने एक लेक्चर में 4 वेक्टर बताया था। ठीक है। 4 वेक्टर, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। 4 वेक्टर कैसे क्या होता है कि अगर कोई वेक्टर जिसके 4 कंपोनेंट हों, अगर कोई क्वांटिटी जिसके 4 कंपोनेंट है और वो वैसे ही ट्रांसफॉर्म करता है अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे आपका कोऑर्डिनेट या पोजीशन एक्स करता है, तो वो 4 वेक्टर कहलाएगा। तो 4 वेक्टर क्या है, ए म्यू, जे म्यू, डिफरेंट एग्जांपल से पी म्यू। ठीक है। तो 4 वेक्टर इज एक्चुअली ए टेंसर ऑफ रैंक 1। स्केलर को हम कह सकते हैं टेंसर ऑफ रैंक 0। इसी तरह से जो आपका एफ म्यू हो गया 2 इंडिसेस वाला, तो ये आपका हो गया टेंसर ऑफ रैंक 2। तो डिफिनीशन आपका 4 वेक्टर वाला ही अप्लाई करेंगे, जैसे जनरलाइजेशन। वहां हमने ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, इसको एक बार लगाया था। आप लिंक में देखेंगे कि ए म्यू बार प्राइम, ए बार म्यू इज इक्वल टू लैम्डा म्यू न्यू ए न्यू। ठीक। तो चूंकि एक इंडिसेस था, एक बार लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लगाए थे। 2 इंडिसेस है सेकंड रैंक का, तो 2 बार ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लगाएंगे। इसको लिख सकते हैं दिस लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। और ये हम
लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का फॉर्म कैसे लेके आए थे लेक्चर में, मैंने वो भी बताया था कि जनरलाइज्ड फॉर्म अगर हम कैसे लेके आते हैं, जो हमने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन जब हमने डिराइव किया था, और एक लेक्चर मैंने बताया था कि उस फॉर्म से, जो सिंपल फॉर्म है, उससे कोवेरिएंट फॉर्म में या टेंशन फॉर्म में आप कैसे लेके आते हैं। ठीक है, तो हालांकि आप लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का जो कोवेरिएंट फॉर्म वाला लेक्चर है उसका डिस्क्रिप्शन भी हम शेयर कर देंगे आपके लिंक में, आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम इस डेफिनेशन की मदद से एफ के डिफरेंट कंपोनेंट निकालेंगे। मतलब कितने कंपोनेंट निकालने हैं? 6 कंपोनेंट। ठीक है, चलिए, और यहां पे देख लीजिए गामा क्या है, गामा इज इक्वल टू 1/√1 माइनस बीटा स्क्वायर। बीटा क्या है? V/C। अब आप जरा ध्यान दीजिए, हम निकाल रहे हैं 0, 1 कंपोनेंट। यहाँ एफ म्यू था, म्यू के जगह हमने 0 ले लिया, न्यू की जगह 1 ले लिया, तो यहाँ म्यू था, यहाँ न्यू था। ठीक है, म्यू की जगह 0 लिख दिया, न्यू की जगह 1 लिख दिया। आप ध्यान से देखिए, एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। ये आपका फॉर्म है, म्यू की जगह 0 ले लिया, न्यू की जगह 1 ले लिया, तो यहाँ म्यू की जगह 0 हो गया, न्यू की जगह 1 हो गया। अब देखिए सिग्मा सिग्मा रो जो है ये रिपीटेड इंडेक्स, इसको डबल इंडेक्सेस भी कहते हैं। आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन में के हिसाब से अगर इस तरह से रिपीटेड इंडेक्सेस है तो वो सम होगा, सम ओवर सिग्मा, सम ओवर रो। और सिग्मा म्यू रो सबके कितने कंपोनेंट है? 4 कंपोनेंट है। इनको उसके स्पेस में हम 4 कंपोनेंट ले रहे हैं, 4 डायमेंशन ले रहे हैं। 0, 1, 2, 3। 0 टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, टेम्पोरल कंपोनेंट को, और 1, 2, 3 स्पैटियल कंपोनेंट होंगे। तो अब हम सिग्मा का भी चारों वैल्यू लेंगे और रो का भी चारों वैल्यू लेंगे। तो बेटर वे ये है कि पहले किसी एक को, आइदर सिग्मा और रो को हम एक्सपेंड कर देते हैं चारों टर्म में। मतलब सिग्मा का वैल्यू 0 ले लिया, 0, 0 ले लिया, 1, 1 ले लिया, 2, 2 ले लिया, 3, 3 ले लिया, ये मैंने कर दिया। ठीक है, तो सिग्मा हमने क्या किया, ये 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 ले लिया। बाकी जो ये 0, 1 है और रो को हमने एज इट इज रख दिया। अब आप मैट्रिक्स में देखिए, जो आपका लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो 0, 0 कंपोनेंट कितना था? गामा। 0, 1 कितना? माइनस गामा बीटा। 0, 2 और 0, 3 0 है। आप एक बार फिर से दिखाता हूं, ये देखिए 0, 0 आपके पास गामा है, 0 और माइनस गामा बीटा है। ठीक है, 0, 2 और 0, 3 0 है। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो 2 कंपोनेंट हमारे यहीं पे चले गए। ये जो है 0, 2 ये 0 हो गया, 0, 3 वो 0 हो गया, तो बच गए 2 कंपोनेंट। अब इन 2 कंपोनेंट में आपको रो की वैल्यू पुट करनी है, तो रो की वैल्यू भी हम 0, 1, 2, 3 सारे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इंटेलिजेंट में ये होगा कि आपको देख रहे ना कि जो नॉन जीरो कंपोनेंट है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को, उसको रखते हैं, बाकी टर्म्स को लिखते नहीं है, क्योंकि वो 0 हो ही जाने हैं। तो आप ध्यान दीजिए, ये 1 रो है, अगर आप 0 रखेंगे, ठीक है, 1 0 तो नॉन जीरो आपके पास है, लेकिन 0 यहां रखेंगे तो आपको 0 0 रखना पड़ेगा। और एफ म्यू आपका जो है एंटीसिमेट्रिक टेंसर है, तो F0 0 जो डायगोनल कंपोनेंट होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये टर्म तो आपका गया, मतलब 0 तो रख नहीं सकते हैं। ठीक, अब बचा क्या? 1 रखेंगे, 1 1, तो ये हो जाएगा 0 1, ये रख सकते हैं, हमने रख लिया 0 0 1 1 0 1। अब अगर 1 0 1 0 ले लिया, 1 1 ले लिया, 1 2 लेंगे, तो 1 2 आपका लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में 0 हो जाता है ना, और 1 3 भी 0 हो जाएगा, तो वो टर्म लिखने की जरूरत नहीं। सिमिलरली यहां पे करेंगे, ये 1 0 लेंगे तब तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 0 आ जाएगा। 1 1 लेंगे तो ये 1 1 हो जाएगा, एंटीसिमेट्रिक हो गया, 0 हो जाएगा। और 1 2 और 1 3 तो 0 ही हो ही रहा है, क्योंकि मैट्रिक्स आपका 0 है। ठीक, तो सिर्फ वही टर्म लिख रहे हैं जो नॉन जीरो है। अब ध्यान दीजिए, 0 0 कंपोनेंट आप लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स देखिए, 0 0 कंपोनेंट क्या है? गामा है। 1 1 क्या है? गामा है, तो गामा स्क्वायर हो गया। लैम्डा 0 1 और 1 0 क्या है? माइनस गामा बीटा, माइनस गामा बीटा, तो माइनस गामा बीटा का होल स्क्वायर हो गया, F1 0 हो गया। अब F1 0 को आप 0 1 कर दीजिए तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, जो कि एंटीसिमेट्रिक है। तो और कॉमन ले लीजिए गामा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर F0 1, यहाँ पे F0 1 बाहर है। अब आपके पास
गामा स्क्वायर क्या है, अंडर रूट गामा क्या है 1/√1 - b², तो गामा हो जाएगा 1/1 - बीटा स्क्वायर, ये कट कैंसिल हो गया, F01 बच गया, तो F⁻01 F01 आ गया। ठीक है, इसी तरह से जो रिमेनिंग 5 कंपोनेंट है सबको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैंने कैलकुलेट किया है सारे कंपोनेंट के साथ, F01 F02 F03 23 31 12 कंपोनेंट। अब हमें क्या करना है, ये जो F के डिफरेंट कंपोनेंट आए और जो हमने क्वेश्चन 1 में लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट, ये भी 6 हैं वो भी 6 हैं। ठीक है, उन दोनों को कंपेयर करते हैं। सपोज हमने कंपेयर कर लिया F02 को, F02 ध्यान देखिए, गामा F02 माइनस बीटा F1/2, बीटा क्या है V/C। ठीक है, तो आप इस कंपोनेंट को अगर हम कंपेयर करते हैं, एक कंपोनेंट का कंपेयर कर दिखा रहा हूं, बाकी आपको एज इट इज करना है। ये देखिए, गामा है EY माइनस बी बीटा जेड, और यहां क्या है, यहां आपके पास आया है गामा F0 माइनस बीटा F12, गामा यहां है, बीटा V/C है, तो F02 F0 बार को अगर हम E/C कर दें, E/C तो ये 1/C चला जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, E बार या EY बार हो जाएगा, 02 है तो Y बार हो गया, इसका EY माइनस बीटा BZ। ठीक, वही चीज यहां पे आपके पास EY V BZ। ठीक है, आप करके इसको देख सकते हैं, कंपेयर सामने लिखिए और कंपेयर करके देखिए। तो क्या हुआ, F02 को हम EY/C रख रहे हैं और F12 को बीटा जेड रख रहे हैं। तो एक बात यहां ध्यान दीजिए, कॉमन चीज है, जब जीरो वाला कंपोनेंट होगा, ठीक है, 01 02 03, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट आएगा, और जो स्पेक्ट्रल कंपोनेंट होगा 2 3 1 1 2 1 3, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट आएंगे। ठीक है, तो हम ओवरऑल कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो फॉर्म आता है वो F01 = EX/C, F02 EY/C, F03 EZ/C, F12 आएगा BZ के इक्विवेलेंट है, F31 BY, F23 BX। अब इसको हम, जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 आया था, जो हम एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने लिख रखा है F म्यू, यहाँ आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो जब का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर जो है उसका मैट्रिक्स आ जाएगा। देखिए क्या आता है, ये आया है आपके पास, ये फॉर्मूला 4x4 है, EX/C EY/C EZ/C और BZ माइनस BY BX 0, और जो 6 ऊपर है जैसे उसी का विथ नेगेटिव साइन डायगोनल की जो नीचे वाले 6 कंपोनेंट होगा। अब ये हमारा फाइनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर होगा, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर। ठीक है, अब इसका अगर ड्यूअल निकालना हो तो ड्यूअल निकालने के लिए क्या कीजिए, करना होगा E/C को B से रिप्लेस कर दीजिए और B को -E/C से रिप्रेजेंट कर दीजिए, जो रिप्लेस कर दीजिए, जो आपका मैट्रिक्स आएगा वो कहलाएगा ड्यूअल ऑफ F म्यू। G म्यू को कहते हैं ड्यूअल ऑफ F म्यू, ड्यूअल फील्ड टेंसर, ड्यूअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर। E को B से रिप्लेस कर दिया है, तो जहां E था E/C को B से, तो सारा B हो गया, और B को हम E/C -E/C से कर दिया है, तो अकॉर्डिंगली हमारा क्या आ गया। ठीक, ये हमारा मैट्रिक्स है। अब आपको बता दें कि आपके पास F म्यू कॉन्ट्रा वेरिएंट अब ले रहे हैं ऊपर इंडिसेस से। अगर को वेरिएंट में लिखना चाहते हैं, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं लेक्चर में कि कैसे लिखना है। ये ईटा मैट्रिक है, और ईटा मैट्रिक आपके पास क्या फॉर्म होता है, ईटा म्यू होता है, जो हम लेके चल रहे हैं, -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये आपका ईटा मैट्रिक है। ये कन्वेंशन है, हम यहाँ जो लेके चल रहे हैं पूरे कोर्स के दौरान, -1 प्लस 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 1 प्लस 1 प्लस 1। आप उल्टा भी करिए, कई बुक्स में आपको मिलेगा प्लस और ये नेगेटिव। ठीक, तो अकॉर्डिंगली थोड़ा सा चेंज होगा साइन कहीं कहीं, तो आपको ध्यान रखना है कि हम ये लेके चले तो आप इसी हिसाब से माइनस करेंगे। ठीक है, अब फील्ड स्ट्रेंथ को हम और एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पोटेंशियल के टर्म। ठीक, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर इज एक्चुअली अ फील्ड स्ट्रेंथ। और फील्ड स्ट्रेंथ कैसे रिप्रेजेंट होता है,
ग्रेडियंट ऑफ ए पोटेंशियल। अब चूंकि यहाँ पे टेंशन मैंने 4 वेक्टर पर 4 टेंशन की बात कर रहे हैं, हमारे पास जो वेक्टर भी होगा 4 वेक्टर होगा। ठीक, वही देखिए एफ म्यू कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल। ये 4 वेक्टर पोटेंशियल ए म्यू, इसका जीरो कंपोनेंट 5 सी दे रहा है। 5 क्या है? स्केलर पोटेंशियल। ए क्या है? वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, तो एफ म्यू कैन बी रिटन एज डेल म्यू ए न्यू माइनस डेल न्यू ए म्यू। अगर आप कोवेरिएंट लेते तो ये सारे इंडिसेस नीचे आ जाते, सारा कोवेरिएंट हो जाता है। ठीक, तो बेसिकली एफ म्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एफ म्यू रिप्रेजेंट्स ए फील्ड स्ट्रेंथ। एफ म्यू इज डिफाइंड एज ए फील्ड स्ट्रेंथ। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंशन इज ए फील्ड स्ट्रेंथ, रिप्रेजेंट्स फील्ड स्ट्रेंथ। और फील्ड स्ट्रेंथ इज ए मेजरेबल क्वांटिटी, इसी को मेजर करते हैं, पोटेंशियल को मेजर नहीं करते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट है ये गेज इनवेरिएंट। गेज इनवेरिएंट कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप एक जो है वो यूनिक नहीं रहे, ए का नेचर यूनिक नहीं है, कांस्टेंट। ए का अगर आप वैल्यू चेंज भी करेंगे कांस्टेंट से, देखिए ए की जगह ए प्लस हम कांस्टेंट कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना एफ म्यू में। ठीक है, तो अगर ए को चेंज भी करेंगे तो एफ अगर चेंज नहीं हो रहा है तो वो करें इनवेरिएंट रह रहा है इसके ट्रांसफॉर्मेशन के चेंज होने पे। तो वही चीज, दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन यूज किए जाते हैं। एक ग्लोबल गेज ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हम ए का ले रहे हैं वो कहलाता है गेज ट्रांसफॉर्मेशन, गेज कंडीशन। तो आपका ग्लोबल गेज ट्रांसफॉर्मेशन जो है, अगर हम ए म्यू की जगह लिख दें ए म्यू माइनस लेमडा म्यू, जहां लेमडा म्यू हमारा कांस्टेंट है, तो आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए ए म्यू माइनस लेमडा म्यू। तो लेमडा म्यू कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। इसमें भी जब हम पुट करेंगे ये भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, बच जाएगा ये चीज। मतलब एफ म्यू इज ए इनवेरिएंट अंडर ग्लोबल गेज ट्रांसफॉर्मेशन, सो एफ म्यू इज ए फील्ड गेज इनवेरिएंट। सिमिलरली और लोकल गेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? लोकल इसलिए कि एक्स डिपेंडेंट यहां पे रख दिया हमने, ए म्यू को मैंने ए म्यू प्राइम कर दिया, ए म्यू माइनस डेल्टा म्यू लेमडा एक्स है। तो ये अगर एक्स डिपेंडेंट है, आप इसको जब एफ म्यू में पुट करेंगे तो क्या है, ये टर्म तो आपको देगा ही डेल म्यू ए न्यू जो भी है। लेकिन इस टर्म में आपके पास डेरिवेटिव आएगा डेल म्यू डेल न्यू डेल न्यू डेल म्यू, दो आएंगे, एक बार अपोजिट आ जाएगा। तो आप जानते हैं जैसे हमने डेल म्यू लगाया तो ये डेल म्यू आ जाएगा, डेल म्यू। ठीक, या डेल न्यू लगाया तो डेल न्यू आ गया, डेल रो लगाया तो जो आपके पास ये टर्म आएगा तो दो बार आएगा, दो टर्म यहाँ पे है फील्ड स्ट्रेंथ में, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो फर्स्ट टर्म जो है ट्रांसफॉर्मेशन का ए म्यू वाला वो ये दे देगा। सेकेंड टर्म आपके जो दो टर्म आ रहे हैं तो एक में आपके पास एक बार आएगा क्या डेल न्यू डेल न्यू डेल म्यू, और एक बार आएगा डेल म्यू डेल न्यू। क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो कम्यूटेटिव होते हैं, तो आपका ये टर्म जो है इसका जो आएगा सेकेंड वाले टर्म का डेरिवेटिव डेल म्यू और डेल म्यू, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। ठीक, तो बच जाएगा ये आपका डेल म्यू ए न्यू और माइनस डेल म्यू ए म्यू, फील्ड स्ट्रेंथ वही रह गया। तो लोकल गेज ट्रांसफॉर्मेशन हो चाहे ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन हो, आपका फील्ड स्ट्रेंथ इनवेरिएंट रहता है। ठीक, ये टर्म इसलिए इंडिकेट किया, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, गेज इनवेरिएंट क्या है, गेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, लोकल गेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो ये मैंने मेंशन कर दिया। अब देखिए यहां से भी हम जो मैट्रिक्स अभी एफ म्यू का लेके आए थे वो ऑब्टेन कर सकते हैं। ये जो फॉर्म हम लेके आए एफ म्यू का, ये वाला, इससे भी निकाल लेंगे। ठीक, इसको निकालने के लिए क्या करना है हमें, ए म्यू के बारे में हमें पता है, और दो जब हम फाई और ए को डिफाइन करते हैं, फाई ए कैसे डिफाइन होता है, मैक्सवेल्स इक्वेशंस को यूज करेंगे। मैक्सवेल्स इक्वेशंस को यूज करेंगे तो हमारे पास इस तरह का डिफिनेशन आता है, ई डेल फाई। ये कैसे आता है? तो सिंपल, आप ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये मैंने करके आपको दिखाया है लेक्चर में, इसलिए यहां नहीं कर रहा हूं। आप गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, मतलब डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो था, तो एक प्रॉपर्टी है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज जीरो। तो डेल डॉट बी यहां लगाइए, डेल डॉट बी यहाँ पे डेल डॉट का लगाइए तो जीरो हो जाएगा। तो आपका दे देगा डेल डॉट बी, यहाँ डेल डॉट बी लगाइए तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज जीरो, ये जीरो हो गया डेल डॉट बी। मतलब आपका जो इक्वेशन आया, मैं सेकंड में एक्चुअल इक्वेशन आ रहा है वहां से ये आया। ठीक, और ये आपका आएगा थर्ड वाले से, अब जहां पे आपने कर्ल ऑफ ई लिखा था इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, तो वहां से निकाल लेंगे डेल बी डेल टी
जो है उसके जगह बी के जगह पे डेल क्रॉस ए कर दीजिएगा और इधर ले आइएगा। तो हाँ, यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा कर्ल ऑफ ई माइनस डेल ए बाई डेल टी। ठीक, और एक और प्रॉपर्टी यूज करनी है, कर्ल ऑफ ग्रेड फाई ग्रेड ऑफ स्केलर इज इक्वल टू 0। तो यहां पे कर्ल आया ई माइनस डेल ए बाय डेल टी। या इधर जब आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, ई प्लस डेल ए बाय डेल टी आएगा। और तो कर्ल और इस पार्ट को आप रख सकते हैं माइनस ऑफ ग्रेड ऑफ फाई। तो हो जाएगा क्या, ई प्लस डेल ए बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल फाई। इसको इधर ले जाइए तो ई इज इक्वल टू माइनस डेल फाई माइनस डेल ए बाय डेल टी। तो आप मैक्सवेल्स के थर्ड इक्वेशन इसको निकाल सकते हैं, सेकंड इक्वेशन इसको निकाल सकते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं ई और बी जो है आपका फाई और ए को डिफाइन करने में अहम रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली हम फाई और ई से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इस टर्म से रिलेटेड है। ठीक, तो इस इक्वेशन को और आपका इस इक्वेशन को अगर आप साथ में लेंगे कंपोनेंट वाइज, तो आपको एफ म्यू का मैट्रिक्स आ जाएगा। मैं एक कंपोनेंट करके दिखाता हूं। F01 कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 1 माइनस 1 0। और बेसिकली ये क्या डेरिवेटिव है, तो डेल 0 A1 को आप लिख सकते हैं डेल A1 डेल x0 कोवेरिएंट नीचे आ रहा है। सिमिलरली डेल A0 बाय डेल x1, और इसको कॉन्ट्रावेरिएंट करिएगा तो नेगेटिव साइन दे देगा, डेल A1 बटे डेल x0। एक्चुअली x के कॉन्ट्रावेरिएंट जो है वो x के इक्विवेलेंट होता है, तो हमने कॉन्ट्रावेरिएंट कर लिया, ये माइनस डेल ए बाय सी डेल टी हो गया। ए नॉट आपका 5/c 1/c आ गया, x नॉट आपका सी टी है, यहाँ सी आ गया, 1/c कॉमन ले लीजिए, डेल 5 बाय डेल एक्स माइनस डेल ए बाय डेल टी हो गया। अब इसको देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है बेसिकली इसका x कंपोनेंट है ये। ठीक है, तो हम F01 को क्या लिख सकते हैं, ई एक्स बाई सी। तो आपका एफ म्यू के मैट्रिक्स में देखिए फर्स्ट कंपोनेंट आपका जो सेकंड कंपोनेंट F01 वो ई एक्स बाई सी है। सिमिलरली हमारा F02 F03 F12 23 सारे कंपोनेंट कैलकुलेट करके हमारा जो मैट्रिक्स आएगा एफ म्यू का जो आया था, जो हमने लास्ट में ऑब्टेन्ड किया है, ये इक्वेशन जो है आपका ये वाला 6 इक्वेशन यही सब आया। तो इस तरह से आपका फील्ड स्ट्रेंथ का पार्ट कंप्लीट हो गया। तो एक बार समराइज करता हूँ, फील्ड स्ट्रेंथ मैंने क्या किया। फील्ड स्ट्रेंथ बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर represents the field strength of electromagnetic field, and since it is a field strength, it would be the gradient of the scalar, यहाँ पे gradient of the potential for potential। तो एफ म्यू को डेल म्यू ए म्यू डेल म्यू ए म्यू के टर्म में लिख सकते हैं। और इसकी फॉर्म क्या आएगी, तो एफ म्यू आपका 4x4 का मैट्रिक्स आ रहा है। एफ म्यू सेकंड रैंक का एंटीसिमेट्रिक टेंसर है, तो एफ म्यू का फॉर्म आपका आ जाएगा जो मैट्रिक्स है 0 ई एक्स बाई सी ई वाई बाई सी ई जेड बाई सी। रो में फर्स्ट कॉलम भी आपका हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन, सेम चीज आएगा। डायगोनल कंपोनेंट 0 आएंगे, और जो ऑफ डायगोनल है वो आएगा बी जेड माइनस बी वाई और बी एक्स। सिमिलरली डायगोनल के नीचे में उसी के नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है, तो हमको एफ म्यू जो है उसका फॉर्म याद रखना है, वो एंटीसिमेट्रिक है, टेंसर है सेकंड रैंक का, वो याद रखना है। दैट रिप्रेजेंट्स ए फील्ड स्ट्रेंथ, वो याद रखना है। एफ म्यू का जो पोटेंशियल 4 पोटेंशियल के टर्म में डेफिनेशन है वो याद रखना है। ठीक है, दो चीजें बहुत जरूरी है, पहला कि एफ म्यू का पोटेंशियल के टर्म में डेफिनेशन, और एफ म्यू का जो मैट्रिक्स है सो ई एक्स ई वाई ई जेड के टर्म में। ठीक है, मतलब एफ म्यू जो आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में फील्ड में आपका आता है, उसको रिप्रेजेंट कॉमनली रिप्रेजेंट एक साथ कंबाइन, चूंकि वो हो जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन उनका रिलेटिविटी में एफ म्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर कहलाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे तो मैक्सवेल इक्वेशन इन टेंसर फॉर्म करेंगे। ठीक है, कोई अगर
प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे चैनल पे लिख सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर है जो आप लोग सबके पास है, ये लेक्चर ले ही रहा हूँ मैं, तो उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन आप लोग वीडियो जरूर देखिए, वीडियो देखिए। मैं आपका नोट्स भी आपको आपके ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, इसलिए आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको अगर कुछ डाउट आएगा तभी आएगा जब आप देखेंगे। वीडियो देखिए, कोई भी डाउट हो किसी तरह का तो आप मुझे किसी भी मीडियम से, बाय फोन, व्हाट्सएप और मेल, किसी भी मीडियम से आप मुझे पूछ सकते हैं कि क्या दिक्कत है। कोई सजेशन देना हो, अच्छा लगा नहीं लगा तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक्स।